सर, इस विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादातर किसान धान उगाते हैं और एक फसली यहाँ का मौसम मतलब एरिया है सर। तो आप प्रयास करेंगे कि यहाँ 2 फसल का उत्पादन किया जाए, इसके साथ देखिए और भी यहाँ है। पर एक फसली सिर्फ नहीं थी, हम लोगों को बहुत अच्छे से याद है, यहाँ हम लोग उन्हारी कहते थे उसको, जहाँ दाल तिलहन और चना बाकी चीज़ें भी उगाई जाती थी। ठीक सर। सर, पिछले बार विधानसभा चुनाव में टिकट जारी करने में कांग्रेस कहीं न कहीं देरी किए थे और इस बार भी लोकसभा चुनाव में कुछ देरी हुआ ऐसा कहना है। तो जो रिजल्ट आया था सर विधानसभा में, कहीं न कहीं अगर इस बार भी देरी हुई, लेट लतीफ़ी हुई है, तो ऐसे कुछ लोकसभा चुनाव में भी देखिए ये हाईकमान का फैसला होता है, वो लोग अलग अलग स्तर पर स्क्रीनिंग करके उसके बाद जो सही निर्णय होता है उसको लेते हैं। तो ये हाईकमान का फैसला है और जो है हम लोग को हमेशा स्वीकार रहता है। सर, शिक्षा की हालात छुपी नहीं है किसी से। हॉस्पिटल तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, लेकिन जो सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए, फिर जो डॉक्टर की या स्टाफ की कमी है, उसको पूरा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस क्षेत्र में भी आप देखिए ये तो राज्य शासन का मामला है, क्योंकि डॉक्टर्स की भर्ती और स्टाफ की भर्ती ये राज्य शासन करती है। लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम लोगों के पोड़ी दलहा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको अभी अवार्ड भी मिला है नेशनल लेवल पे। जी, ठीक है सर। लेकिन एक और बात है सर, जैसे कि अगर चेहरा का बात किया जाए तो बीजेपी के पास एक चेहरा है नरेंद्र मोदी का, तो कांग्रेस के पास कौन है सर? देखिए ये एक बड़ा अच्छा आपने सवाल कहा है। हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम में बिलीव करते हैं। हिंदुस्तान एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल चुनाव नहीं हो रहा है कि एक व्यक्ति पे हम लड़ें। हमारा चेहरा हमारा लोकल एमपी है। एमपी जीतने के बाद चुनाव करेगा कि उसका चेहरा वहाँ पर राहुल गांधी जी होंगे या कि अन्य होंगे या मल्लिकार्जुन खड़गे जी होंगे। आने वाले 5 साल में आपके विज़न क्या होने वाले हैं अकलतरा को लेकर? मैंने अभी इस बीच में मैंने काफ़ी आपको उसके बारे में बताया भी है। इरिगेशन, जो प्रेजेंट इरिगेशन हो रहा है, कई जगह वो बंद है, कुछ वजह से पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उसको इरिगेट करना। कहीं ना कहीं जहाँ पर नहर है लेकिन ज़मीन का लेवल ऊपर नीचे होने की वजह से वहाँ पर नहीं हो पा रहा है, वहाँ लिफ्ट इरिगेशन की सुविधा प्रोवाइड करवाना। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TN न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, हम लगातार नेता, मंत्री और विधायकों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, साथ साथ जान रहे हैं कि क्या कुछ उनके जीवन के बारे में खास है और क्या है उनके विज़न अपने आने वाले समय को लेकर। आज हम पहुँच चुके हैं जांजगीर जिला में, जांजगीर जिला के अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ से वर्तमान में विधायक है कांग्रेस पार्टी की तरफ से राघवेंद्र सिंह जी। आज हमारे साथ वही मेहमान हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पिछले बार आपसे हमारी चर्चा हुई थी विधानसभा चुनाव से पहले, तब आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताए थे। अब वहाँ से आगे की चर्चा शुरू करते हैं। सर, आप जीत कर आए हैं, पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं, तो क्या कुछ रहा आपको, क्या कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि ये जो चुनौती थी उसको पार करने के बाद आप विधानसभा में वहाँ जाके बैठे पहुँचे हैं, तो क्या कुछ लगता है कि आगे आने वाले समय में क्या ऐसा कुछ होगा खास? देखिए मैं पहले भी सार्वजनिक जीवन पे हम लोग कहीं ना कहीं लोगों की सेवा कर रहे थे, क्योंकि पीढ़ियों से सोशल सर्विस और राजनीति से नाता रहा है। और चुनाव जीतने के बाद एक प्लेटफॉर्म, एक पटल अच्छा मिल जाता है जहाँ पे आप लोगों की आवाज़ को उठा सकते हैं। मैं इसके पहले जिलाध्यक्ष भी था कांग्रेस पार्टी का, तो कहीं ना कहीं लोगों की सेवा करने का वो भी एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था। और चुनाव जीतने के बाद चूँकि आप विधानसभा जाते हैं तो विधानसभा में प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों की आवाज़, लोगों की मांगें, लोगों की समस्याओं को आप अच्छे ढंग से, सही माध्यम से आप वहाँ पर रख सकते हैं। तो एक ही बेटर प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिल जाता है लोगों के लिए काम करने के लिए। जैसे आपने बताया सर कि आपको प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म मिला है। इससे पहले आप जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और जिलाध्यक्ष रहते हुए आपने बहुत अच्छी अपनी भूमिका निभाई है। जांजगीर विधानसभा क्षेत्र में सर जितने भी विधानसभा क्षेत्र आता है जांजगीर जिले में, सभी में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो इसका श्रेय पार्टी को जा रहा है कि आपके कामों के जा रहा है कि जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे उसको? इसका पूरा श्रेय कार्यकर्ताओं पर है। हम लोग लोगों को मोबिलाइज़ कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं
को हम लोग जाकर हम लोग उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर बूथ पर किसी भी नेता का जाना पॉसिबल नहीं होता है। 6 विधानसभा थी, बाद में शक्ति अलग, कुछ महीने पहले शक्ति अलग हुआ था, लेकिन सिर्फ चंद्रपुर एक ऐसा विधानसभा है जो जांजगीर ज़िले से अलग है। शक्ति और जैजयपुर का भी एक बड़ा हिस्सा अभी भी हम लोगों के ज़िले में आता है। तो मैं इसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे जो कार्यकर्ता थे, क्योंकि हमेशा ये बात सुनने को मिलती थी कि जांजगीर ज़िले में 2-2-2 का आंकड़ा रहता था, 2 कांग्रेस, 2 भाजपा और 2 बसपा। एक लंबे समय से कांग्रेस बड़ी सीटों पर नहीं आ पा रही थी, बड़ी संख्या की सीटों पर, और जांजगीर चांपा जिला कांग्रेस का गढ़ रहा है। मेरे बाबा के समय से, स्वर्गीय बिसाऊदास महंत जी के समय से भवानी लाल वर्मा जी थे, तो ये सब यहाँ के बड़े नेता थे जहाँ पर हमेशा कांग्रेस की एक धमक रही। लेकिन विगत कुछ साल से, 15-20 साल से वो धमक कहीं ना कहीं कम हुई थी, और इस बार कार्यकर्ताओं में ऐसा जोश था और उनको ऐसा लग रहा था कि हमको हर सीट जीत के देनी है। और वो जुनून आप देखिए कि कोई भी सीट, जांजगीर चांपा भी हम लोग करीब 5000 के ऊपर से ही जीते हैं, बाकी सारी सीटों पर जीत 10,000 के ऊपर से मार्जिन से हुई है। तो मैं कार्यकर्ताओं को श्रेय और धन्यवाद दोनों देना। श्रेय और धन्यवाद दे रहे हैं सर, लेकिन आपकी जीत हुई है, कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। तो कांग्रेस पार्टी हारी है, अपने कामों को लेकर हारी है कि ऐसे कैंडिडेट उन लोग नहीं उतार पाए जो आम जनता को पसंद हो, क्या कारण है सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने काम तो बहुत अच्छा किया था, ये बात मैंने उस समय भी अपने इंटरव्यू में आपसे कही थी और आज भी मैं कह रहा हूँ। कहीं ना कहीं 3100 रुपये जो आज भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, सरकार ने उनकी दिए हैं, उसको कहीं ना कहीं फोर्स करने वाली भी कांग्रेस पार्टी ही है, क्योंकि 2500 हमने बढ़ाया, 2500 के बाद लगभग 2800 पे हम लोग आ गए थे और अब 3200 देने का वादा था। तो कहीं ना कहीं जो आज धान की कीमत इनको मिल रही है, किसानों को मिल रही है, हमें मिल रही है, मैं खुद भी एक किसान हूँ, इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। बाकी योजनाओं को भी आप देखें तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको उन लोगों ने कहा कि ये बहुत ख़राब योजनाएं हैं, लेकिन नाम बदलकर उसको आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। विधानसभा में भी हम लोगों ने इस बात को पटल पर रखा था, और अच्छी बात है। यदि कोई योजनाओं लोगों के हित के लिए है तो वो हमेशा आगे बढ़नी चाहिए, चाहे वो बिजली बिल हाफ की योजना हो, या फिर जो अलग अलग हमारे समय कांग्रेस के समय पे राजीव गांधी युवा मितान क्लब के माध्यम से जो खेलों को और संस्कृति को संरक्षित करने का काम हुआ था, उसमें ये लोग नाम बदलकर उसको दूसरे रूप में ला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अंत का ध्येय है वो पूरा होना चाहिए। तो जो भी अच्छी योजनाएं हैं वो कंटिन्यू हो। और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो जो सरकार का काम था उसमें दो मत नहीं है कि वो बहुत अच्छा काम हुआ था। इंडिविजुअली कुछ सीटों पर हम लोग पीछे रहे और एक ऐसी कई झूठी हवाएं भी बनाई गई जिसकी वजह से हम लोगों को नुकसान हुआ। अब आप देख लीजिए, ईडी या आईटी की जो रेट पड़ रही है उसका अभी तक भूपेश बघेल जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, अब तक उन पर कोई बात नहीं आई थी। जैसे ही उनका चुनाव में इसकी समर में वो उतरे, उन पे तुरंत अब बात आ गई कि उनको ईडी की एफआईआर उनके नाम पे हो गई। तो इस तरह की जो झूठ और सेंट्रल एजेंसीज़ का जो दुरुपयोग किया गया, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान हम लोगों को हुआ, क्योंकि लोगों को शायद ये बात हम बता नहीं पाए या समझा नहीं पाए कि जो ये गलत तरीके से इन्होंने जो प्रचार किया, हम लोग उसका काउंटर कुछ जगहों पर शायद नहीं कर पाए, और बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। आप उन 10 सीटों का भी मार्जिन देखिए, चाहे अंबिकापुर हो या बाकी जगह, बहुत जगह मार्जिन 1000, 500 और 2000 के नीचे ही है। अंबिकापुर का मार्जिन लगभग 100 वोटों का, 90 वोटों का है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टोटल वोट परसेंटेज की भी अगर बात करें तो बहुत नॉमिनल है। तो लेकिन जनता ने जो हम लोगों को आदेश दिया है कि हमें विपक्ष में बैठना है, वो स्वीकार है। आपने पार्टी की परफॉर्मेंस के ऊपर बात की सर, लेकिन अगर हम लोग बात करें जीत की, तो आधे से ज़्यादा जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि काम सही से हो पाया, क्षेत्र में नहीं हो पाया, क्या कारण रहा? और क्योंकि काम किसी क्षेत्र के हिसाब से नहीं, ज़्यादातर योजनाएं पूरे छत्तीसगढ़ के लिए थी, चाहे वो धान की हो या कर्जा माफ़ी की हो, और वो किसी क्षेत्र से संबंधित नहीं था। उनके अपने इंडिविजुअल कारण हो सकते हैं, तो उस पर वो सारे सीनियर्स हैं, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सभी आदरणीय हैं और चुनाव में हार जीत लगी रहती है।
ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो अभी आज आया है वो सभी समय चुनाव जीत के आया है। तो जनता का जो आदेश है वो स्वीकार है, लेकिन कार्य की अगर बात करें तो कार्य में कहीं कोई कमी नहीं थी। जो बोनस जांजगीर में मिला वही बोनस बस्तर और अंबिकापुर में भी तो मिल रहा था। जो महिलाओं को जो उनके लिए जो काम हुआ, जो जांजगीर में हुआ, वही दुर्ग और बस्तर और अंबिकापुर सभी जगह पे वो हुआ। तो ये कहना कि क्षेत्र में काम नहीं हो पाया, मैं थोड़ा असहमत हूँ उससे। ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा काम हम लोग कर रहे थे, करने की कोशिश कर रहे थे, और लेकिन कभी कभी जनता का आदेश ऐसा होता है जिसको स्वीकार करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में 2 ऐसे विधानसभा सीट थे जहां चाचा भतीजे की लड़ाई थी। इसके बारे में चर्चा हम लोग आपसे किए थे। जी। एक पाटन में और एक अकलतरा में। जी। दोनों जगह चाचा जीत कर आए हैं, सॉरी दोनों जगह आप ही के पार्टी जीत कर आए हैं। जी। एक जगह भतीजे हरे हैं, एक जगह चाचा है। चाचा। क्या ये जो जोड़ी है ये यहाँ के जो जनता उनको पसंद आई है? देखिए, हम लोग का परिवार बहुत समय से राजनीति से जुड़ा हुआ है, चाहे मेरे पिता हों या आदरणीय सौरभ सिंह जी के पिता हों। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये कोई व्यक्तिगत हम लोगों की लड़ाई नहीं है कि हम एक दूसरे के पीछे पड़ के हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। ये एक विचारधारा की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक बेहतर कैंडिडेट मान के जनता के बीच उतारा था, कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक बेहतर कैंडिडेट मान के उतारा था। तो ये एक विचारधारा की, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की का ये झगड़ा है, ये कोई व्यक्तिगत नहीं है मेरे और उनके बीच में। सर, अकलतरा से इससे पहले जहाँ तक हमें जानकारी है आपके दादाजी और के पिताजी भी यहाँ से विधायक रहे हैं और अब आप भी बन गए हैं, तो जो एक लेगेसी है उसको आप फिर से वापस पा लिए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, लेगेसी से ज़्यादा बड़ा अच्छा लगता है कि जनता तीसरी पीढ़ी को भी यदि आशीर्वाद दे रही है तो कहीं ना कहीं पूर्वजों का भी आशीर्वाद है, उन लोगों का संबंध जो लोगों से रहा है, और हम लोग वही संबंध दोबारा स्थापित अगली पीढ़ी के साथ कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक नई पीढ़ी हूँ और वो लोग भी, अभी एक युवा ब्रिगेड काफ़ी है हमारे क्षेत्र में। तो उस नई पीढ़ी से हम लोग वही कनेक्शन जो 3 पीढ़ियों से बन रहा है हम लोग करते आ रहे हैं और वो भी हमें आशीर्वाद देते आ रहे हैं। तो एक सुखद अनुभव है कि लोगों के बीच आज भी हम लोग उसी प्रेम और सद्भाव से। जी ठीक है सर, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जीत कर आए। लेकिन अब बात करते हैं सर मुद्दों पर। आप जब चुनाव के दौरान लोगों के बीच जा रहे थे तो बहुत सारे वादे भी कर रहे थे, तो अब जब जीत कर आ गए हैं तो आपके पास वो कौन कौन सी मुद्दे हैं जो आप प्रायोरिटी में रखना चाहेंगे कि बहुत जल्दी वो काम का पूरा कर सकें? देखिए, मैं आपको बताऊं, जीतने के बाद बहुत कम समय हम लोगों को मिला है, अभी 3 महीने ही हुए हैं, और उसमें एक विधानसभा का सत्र भी हुआ है। तो अकलतरा की यदि आप बात करें तो मेरी हमेशा प्रायोरिटी, मैंने पिछली बार भी कहा था, इरिगेशन मेरी हमेशा प्रायोरिटी रहेगी, और सिंचाई के अलावा जो कानून व्यवस्था है वो प्रायोरिटी रहेगी। विधानसभा के बीच में मैंने मांग रखी थी कि हम लोगों को कोटमी में एक चौकी की हम लोगों को आवश्यकता थी, क्योंकि काफ़ी संवेदनशील एरिया है, वहाँ पे हमें चौकी स्वीकृत हो गई है। अभी जो टेल एरियाज़ हैं, बहुत सालों बाद हम लोगों ने उस पर 2-3 महीने लगातार हम लोग काम कर रहे थे आचार संहिता के पहले। बहुत सारे टेल एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें बहुत सालों के बाद पानी गया, तो एक बड़ा सुखद अनुभव था कि लोग वहाँ पर पानी इस बार उन लोगों को मिला है। आने वाले समय में जितने माइनर्स, मैंने अपने सवालों के माध्यम से भी इसको विधानसभा के पटल पर रखा था कि कितने ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर नहर तो जा रही है लेकिन वो सिंचित नहीं हो रहे हैं, उन पर हमको काम करने की ज़रूरत है। कटघरी का जो बांध है उसका बहुत समय से, बहुत पुरानी उसमें नालियाँ बनी हुई हैं और उसका काम नहीं हो पा रहा था, सिंचाई ठीक से नहीं हो पा रही थी। कहीं ना कहीं उसकी भी स्वीकृति हमें मिल गई है। अकलतरी के पास 2 एनीकट की हमें स्वीकृति मिल चुकी है। तो जो छोटे छोटे सिंचाई हमें करनी है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में पानी के उद्गम हैं, उसको जो कैपिटलाइज़ करके हमको सिंचाई करनी है, उसका काम चालू हो गया है। मधुआ का काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। तो काम जिस दिशा में हम लोग जाना चाह रहे हैं उसमें शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अभी बहुत लंबा जाना है। जी सर, इस विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादातर किसान धान उगाते हैं और एक फसली यहाँ का मौसम मतलब एरिया है सर, तो आप प्रयास करेंगे कि यहाँ 2 फसल उत्पादन किया जाए, इसके साथ जो और भी है? एक फसली सिर्फ नहीं थी, हम लोगों को बहुत अच्छे से याद है, हम लोग उन्हारी कहते थे उसको, जहाँ दाल, तिलहन और चना बाकी चीज़ें भी उगाई जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं विगत 15-20 साल में पलायन एक बड़ा मुद्दा हो गया है कि फसल के बाद लोग पलायन करके बाहर चले जा रहे हैं और उसकी वजह से जो दूसरी फसल है वो इफ़ेक्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमें दोबारा उन्हारी की तरफ जाना होगा,
गाय की एक समस्या गांव वाले बहुत कहते हैं कि चूँकि जब तक पूरा गांव इकट्ठा नहीं होता है, चरवाही नहीं रख रहे हैं, और अभी तो चूँकि गौठान भी बंद हो गए हैं, उसकी वजह से भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन उसको गांव-गांव अलग-अलग जगह बैठकर उसके उपाय करके बिल्कुल दूसरी फसल होनी चाहिए, उससे पलायन भी रुकेगा। ठीक सर, जब पिछले बार आपसे चर्चा हुई थी तब आपने 2-3 मुद्दे बहुत प्रमुखता से उठाए थे, जिसमें हो गया कनेक्टिविटी को बात को लेकर, हो गया शिक्षा स्वास्थ्य को, तो इसके लिए आपके पास रोड मैप क्या है? मैंने विधानसभा में एक प्रश्न उठाया था जो कि मेरे लिए और समाज क्षेत्र के लिए बड़ा शर्मनाक था कि 16 स्कूलों में हमारे यहाँ बिजली नहीं थी। कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ शौचालय नहीं थे, बच्चियाँ जा रही हैं, उनके लिए वो ज़रूरी है। तो जो मेरा पहला फोकस जो बिल्कुल प्राथमिक वहाँ पर हम लोगों को, बच्चों को जो हम लोगों को सुविधाएं देनी है, और ये सुविधाएं नहीं हैं, ये नेसेसिटी है। बिजली होना नेसेसिटी है। आप आज के ज़माने में हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि 16 स्कूलों में बिजली ना हो। कई स्कूलों में किचन शेड और इसकी ज़रूरत है। तो उस दिशा में स्कूल की बिल्कुल जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ताकि उसके बाद फिर आगे बढ़कर जो दीवारें हैं, जो प्राइमरी स्कूल कई ऐसे हैं जो रोड से लगे हुए हैं, वहाँ पर हेवी ट्रैफिक्स हैं, तो उसको रोकने की आवश्यकता है। तो स्टेप बाय स्टेप उसको हम लोग प्लानिंग करके कर रहे हैं। सर, शिक्षा की हालात छिपी नहीं है किसी से। हॉस्पिटल तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, लेकिन जो सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए, फिर जो डॉक्टर की या स्टाफ की कमी है, उसको पूरा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस क्षेत्र में भी आप देखिए, ये तो राज्य शासन का मामला है, क्योंकि डॉक्टर्स की भर्ती और स्टाफ की भर्ती है राज्य शासन करती है। लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम लोगों के पोड़ी दलहा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसको अभी अवार्ड भी मिला है नेशनल लेवल पे। अकलतरा में भी अच्छा काम हो रहा है। बलौदा की तरफ भी और बेहतर काम करने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य और शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आप कंटेंट नहीं हो सकते हैं कि अब काम अच्छा हो गया, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के साथ, नई बीमारियों के साथ हमेशा उसको अपडेट करने की आवश्यकता होती है। तो कोशिश यही है कि वो मेरे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग राज्य शासन से और केंद्र शासन से उन योजनाओं का लाभ यहाँ पर लें, ताकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ लोगों को मिल सकें। सर, अभी आपको चुन कर ज़्यादा समय हुआ नहीं है, फिर भी से एक बात जानना चाहूँगा। जैसे कि राज्य में भाजपा की सरकार है और आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो अपनी जो ज़रूरत है या फिर जो अपनी मांग है उसको मनवाने के लिए आप उनके पास आपको जाना पड़ता होगा, तो क्या ये जो पार्शियलिटी वाला बात होता है कि आपके साथ भी ऐसा कुछ? देखिए, अभी तो 3 महीने हुए हैं, तो अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि पार्शियलिटी हो रही है, नहीं। लेकिन हाँ, पार्टी के हिसाब से मुझे अपनी जनता, अपने लोगों के मांग रखने के लिए मुझे किसी भी व्यक्ति, मंत्री या शासन के पास, उसीलिए जनता ने हम लोगों को चुना है, तो उसमें जाने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है, तो ये कहना कि पार्शियलिटी हो रही है, नहीं हो रही है, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं अपेक्षा करूँगा कि ऐसा ना हो, ताकि लोगों को अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिल सकें, क्योंकि कोई भी सरकार रहती है, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री रहते हैं, आखिरी ध्येय तो सबका मेरे ख्याल से भाई लोगों के लिए काम करना ही होना चाहिए। तो पार्शियलिटी ना हो तो बेहतर है। सर, 15 सालों के बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी और उसको कंटिन्यू मेंटेन नहीं कर पाया सर उस एल्गोरिदम को। 5 साल के बाद फिर से भाजपा आ गई। तो जो 5 साल का जो दौर रहा है कांग्रेस का, तो उनके द्वारा जो अलग अलग योजनाएं चलाई गई, अब जब बीजेपी के आ गई तो उसको अवॉइड करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपको कितना सही लगता है कि एक जो कंटिन्यूटी रहती है सर कोई भी योजना की, उसको आगे बढ़ाया जाए ताकि उसको ज़्यादा लोगों तक उसको फ़ायदा को पहुंचाया जाए? तो ऐसा क्या? देखिए, शुरुआत में ही मैंने यही बात कही कि जो योजनाएं अच्छी हैं उसको बिना पार्टी के द्वेष में आए उसको लोगों के लिए कंटिन्यू करना चाहिए। धान एक ऐसा मुद्दा है, मैंने शुरू में ही कहा कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की ही देन है और उसी की वजह से आज 3100 रुपये मिल रहा है। इन लोगों ने बार बार कहा, इनके बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि हम कर्ज माफ़ी करेंगे, अपने चुनाव के पैम्पलेट में भी छपाया, लेकिन कर्ज माफ़ी इन्होंने नहीं की। किसान कहीं ना कहीं अपेक्षा कर रहा था कि कर्ज माफ़ी होगी। महिलाओं के लिए भी इन लोगों ने जो वादे किए थे उसमें महतारी वंदन का तो इन्होंने दिया, लेकिन उस समय कहा था सभी को मिलेगा, लेकिन बहुत सारे वर्ग महिलाओं के ऐसे थे कि छूट गए। उन्हीं के एक मंत्री का स्टेटमेंट है कि चाहे कलेक्टर की वाइफ हो या मेरी वाइफ हो, सबको मिलेगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग उसमें छूट गया। वृद्धा पेंशन में ऐड करके ये लोग पैसा दे रहे हैं उसको। भाई वृद्ध हैं और उन लोगों को जो मिलना चाहिए, ये एक्स्ट्रा पैसा उनके पास हो सकता था, लेकिन 23 लाख महिलाओं का जो ऑलरेडी पैसा आ रहा था उसी में जोड़ के उसको दे रहे हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। जो आपने चुनाव में वादा किया था उसको पूरा करना चाहिए था। और कांग्रेस की जो अच्छी योजनाएं हैं, देखिए गौठान की वजह से कहीं ना कहीं
गाय एक सीमित हो गई थी, और जो दूसरी फसल की हम लोग बात कर रहे हैं, आप भी रकबा निकाल लीजिए पिछले 5 साल का और अभी का, रकबा बढ़ा था। धान जितना इन्होंने अपने पूरे टेन्योर में नहीं खरीदा था, उससे ज़्यादा धान खरीदी आज हुई है। तो ये कांग्रेस शासन की ही देन है कि उतनी धान खरीदी हुई है। बिल्कुल। और इन्होंने आकर दिसंबर में जैसी ही सरकार आई, इन्होंने मार्च में कहा कि हमने इतनी धान खरीदी की, तो वो सारे रजिस्ट्रेशन तो कांग्रेस के ही समय के थे। उनको अगर देखना है तो अपने 15 साल के आंकड़े देखें। तो रकबा बढ़ना धान का ये एक बहुत बड़ी बात है कि लोग किसानी की ओर वापस आए। तो ऐसी जो अच्छी योजनाएं कांग्रेस की हैं उसको कंटिन्यू करना चाहिए, लोगों को उससे फ़ायदा ही होगा। और आने वाले समय में इन्होंने कई योजनाएं तो कंटिन्यू की हैं, तो उसके लिए उन लोगों को साधुवाद भी है। जैसे राजी में धान के माध्यम से जो हो रहा था उसको एक दूसरे स्वरूप में ये लाना चाह रहे हैं। धान का मुद्दा है ही है। उसके अलावा इन लोगों ने महतारी बंधन, हम लोगों ने भी 1250 रुपये महीने कहा था, इन्होंने 1000 रुपये दिए, उसमें थोड़ा गड़बड़ कर गए। लेकिन जो अच्छी योजनाएं कंटिन्यू हो तो अच्छा है। सर, आपने महतारी वंदन की बात की, तो चुनाव से पहले भाजपा का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था और अभी उसको एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। और इससे पहले वहाँ मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के नाम से चलाया गया था। तो हम बहुत से विधायकों से चर्चा की सर कांग्रेस पार्टी के, तो उन लोगों का कहना कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं रात भर जग जग के फॉर्म भरने का काम किए हैं, और जब जीत कर आए हैं तो उन लोग जो नियम हैं उसमें बहुत से जो नहीं लाना चाहिए था, चुनाव से पहले अलग था, चुनाव जीतने के बाद अलग नियम बना दिए गए, ऐसे भी बात। देखिए, ये बात मैंने अभी कही ही, इस बात को मैंने मेंशन किया। हमारे यहाँ भी लगातार भाजपा के लोगों द्वारा फॉर्म भरवाया गया महिलाओं को। देखिए, ग्रामीण परिवेश है, बहुत लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत लोग हैं जो गरीब हैं, तो उनको इस तरह के चुनाव के बीच में फॉर्म भरवाना गलत था। इलेक्शन कमीशन से भी हम लोगों ने बहुत बार शिकायत की, 2-3 जगह उनको पकड़ा भी गया, लेकिन एक बड़े स्तर पर उसको भरवाया गया। और उसके बाद जो मैंने 3-4 बातें कही कि उसमें फिर क्राइटेरिया खुद ही इनके बड़े नेता कहने लगे कि सबको मिलेगा, उसके बाद उसमें क्राइटेरिया बना दिया गया। उस समय तो कलेक्टर की वाइफ और मंत्री की वाइफ को भी मिलना था, अब तो वृद्धा पेंशन को भी आधा जोड़ दिया उसमें 23 लाख महिलाओं को। तो ये भाजपा का मास्टर स्ट्रोक के अलावा मेरे ख्याल से ये एक गलत, चुनाव के बीच में ये करना एक गलत था, जो लोगों को, महिलाओं को अपने बहकावे में लाके उन लोगों ने ये किया। और किसी भी चुनाव में ये पहले नहीं देखा गया था कि फॉर्म, मैंने तो, हम लोगों ने सभी ने ये बात विधानसभा में उठाई, क्या वही जो फॉर्म भराए गए थे वो काम आ जाएंगे या नए भरे जाने हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो फॉर्म दोबारा भरे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ छलावा तो हुआ है। जी ठीक सर। सर, पिछले बार विधानसभा चुनाव में टिकट जारी करने में कांग्रेस कहीं ना कहीं देरी किए थे, और इस बार भी लोकसभा चुनाव में कुछ देरी हुआ ऐसा कहना है। तो जो रिजल्ट आया था सर विधानसभा में, कहीं ना कहीं अगर इस बार भी देरी हुई, लेट लतीफ़ी हुई है, तो ऐसे कुछ लोकसभा चुनाव में भी संकट। देखिए, ये हाईकमान का फैसला होता है, वो लोग अलग अलग स्तर पर स्क्रीनिंग करके उसके बाद जो सही निर्णय होता है उसको लेते हैं। तो ये हाईकमान का फैसला है और जो है हम लोग को हमेशा स्वीकार रहता है। सर, लगातार हम फील्ड में घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात करें, तो उन लोगों का कहना है सर कि जैसे कि अगर जांजगीर लोकसभा क्षेत्र है तो यहाँ जो लोकल कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, तो उनको देने के बजाय जो बाहर से उनको लाया जा रहा है, बिलासपुर भी बाहर से लाया जाए, जो भिलाई से हैं विधायक देवेंद्र यादव जी, तो ये भी एक फैक्टर रहेगा सर जो इफेक्ट कर सकता है। देखिए, कहीं ना कहीं लोकसभा में वो फैक्टर या विधानसभा में इसलिए नहीं, क्योंकि बड़ा क्षेत्र होता है। 11 सीटों में एक अनुसूचित जाति की अकेली रिजर्व सीट है, तो उस पर तो पूरे छत्तीसगढ़ के भाइयों का हिस्सा बनता है। उसमें हम लोग उसको सिर्फ जांजगीर तक ही सीमित नहीं कर सकते हैं। और शिव डहरिया जी को मैं बाहरी इसलिए नहीं कहूँगा, वो तो पहले भी यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, मंत्री रहते हुए लगातार उनका यहाँ आना जाना था। वो ऑलरेडी एक बार यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, ये दूसरी बार लोकसभा वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनको बाहरी कहना, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा चिन्हित और चर्चित चेहरा है बशर्ते किसी भी और पार्टी के कैंडिडेट से। सर, अभी आप लगातार जा रहे होंगे, लोकसभा चुनाव के समय बहुत नज़दीक आ गई है, तो ऐसा क्या कुछ आप लोग को देखने सुनने को मिल रहा है, या फिर कितना सपोर्ट आपको लोगों से मिल रहा है? देखिए, लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और इस ज़िले में तो बहुत है। और अभी 3 महीने ही हुए हैं, बहुत लंबा समय नहीं हुआ है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव जीत के हम लोग आए हैं। और ये कहना कि मेरी ये व्यक्तिगत जीत है, ये कहना गलत है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है। वही कार्यकर्ता दोबारा मैदान में उतरेंगे। मुद्दे अलग हो सकते हैं क्योंकि विधानसभा में और लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन उन मुद्दों के साथ जो न्याय की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, चाहे महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए या रोज़गार के लिए, वो
काम आएंगे और लोगों को वो बात अब समझ में आ रही है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का अभी आप देखिए खाता सीज कर दिया गया है, वही अगर आप सेम रूल और सेम इंडेक्स आप अप्लाई करते हैं भाजपा पे, उनका कोई खाता सील नहीं हुआ, जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन चुप है। तो इस तरह के मुद्दे हैं, लोगों को समझ में आ रहे हैं। और धर्म और जाति के नाम पर बहुत लंबी राजनीति अकलतरा क्षेत्र और जांजगीर तो नहीं करता है, ये बात तय है। और आने वाले समय में रिजल्ट भी वही कहेगा। सर, आपने ईडी और आईटी की बात की, तो अभी कुछ समय पहले कांग्रेस का जो खाता था उसको सीज कर दिया गया है। अभी आईटी की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया 1800 कुछ करोड़ का। नोटिस के अलावा रिकवरी का नोटिस जारी किया गया है। और वही बात मैं कह रहा था कि हमारी शीर्ष नेतृत्व ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि अगर वही उसी फॉर्मूले को आप बीजेपी पे लगाएंगे तो 4000 करोड़ के ऊपर का उन पे फाइन बनता है। तो उन पे नहीं किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी पे किया जा रहा है। और चुनाव के जस्ट पहले इतने दिन से इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आपको क्या लगता है कि सर ये जो सेंट्रल एजेंसीज है उनको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है? और एक बात और सर, जैसे कि अगर एक रूल को देखा जाए, कोई भी अगर सेंट्रल एजेंसी है वो अपने वो नियम के तहत कार्रवाई करते हैं, उसी नियम के तहत कार्रवाई दिल्ली में भी हुआ है। तो अब ये सहयोग है कि कुछ इसके पीछे कारण है? तो ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, ये बात साफ है जी। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे स्टेट में ईडी के सबसे ज़्यादा रेट्स पड़ना, सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की एक स्टेबल गवर्नमेंट थी, उसको डिस्टेबलाइज करना, दिल्ली में जो हो रहा है वो सबके सामने है। सिटिंग मुख्यमंत्री को हम लोग कोई आपके समर्थक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अंदर कर देना और इस तरह की जो चीज़ें, कांग्रेस की खाते को सीज़ कर देना। पिछले 4 साल में खाते तो वही थे, क्योंकि 95-96 और उस समय के केसेस की बात हो रही है, तो फैक्ट भी वही थे, फिगर्स भी वही थे। खाते सीज़ करने की बात आज चुनाव के जस्ट पहले क्यों आ रही है? और इलेक्टोरल बॉन्ड अगर आप देखिए, सभी बड़े नेताओं ने उसको जब सामने लाए तो विश्व के बड़ी बड़ी पार्टीज़ और बड़े लोग और हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा घोटाला है। जितनी आपकी नेटवर्थ नहीं है उसके आप परिप्रेक्ष्य में देखिए कितना ज़्यादा पैसा दे दिया गया है। रेट कर रहे हैं, पैसा लिया जा रहा है, रेट कर रहे हैं, पैसा लिया जा रहा है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा घोटाला अभी तक ना हुआ है, ना आगे होगा। जी ठीक है सर। सर, भी कुछ महीना पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी बम्पर अभी तक के सबसे ज़्यादा मार्जिन के रूप में जीत कर आए हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में पड़ेगा, जो यहाँ 11 सीट है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप सीटों के नंबर को देख रहे हैं, लेकिन अगर आप वोट के प्रतिशत को देखिएगा तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और बहुत जगह ऐसी बात सुनाई में दी कि लोगों को बाद में ये बात लग रही थी कि नहीं, थोड़ा सा वोट और अगर हो जाते तो वो कैंडिडेट्स हमारे जीत जाते। तो उसमें वोट प्रतिशत की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और आने वाले समय में वो कवर अप भी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं के साथ इन्होंने छलावा किया, किसानों के साथ इन्होंने छलावा किया कि हम इनका कर्ज माफ़ करेंगे, उसके अलावा जो युवाओं को नौकरी देने की बात थी वो नहीं हुई थी, तो कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट अभी आपको दिखेगा। जी ठीक है सर। लेकिन एक और बात है सर, जैसे कि अगर चेहरा का बात किया जाए तो बीजेपी के पास एक चेहरा है नरेंद्र मोदी का, तो कांग्रेस के पास कौन है सर? देखिए, ये एक बड़ा अच्छा आपने सवाल कहा है। हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम में बिलीव करते हैं। हिंदुस्तान एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल चुनाव नहीं हो रहा है कि एक व्यक्ति पे हम लड़ें। हमारा चेहरा हमारा लोकल एमपी है। एमपी जीतने के बाद चुनाव करेगा कि उसका चेहरा वहाँ पर राहुल गांधी जी होंगे या कि अन्य होंगे या मल्लिकार्जुन खड़गे जी होंगे। ये तो पार्टी या गठबंधन, जैसे इंडिया गठबंधन है तो इंडिया गठबंधन से कौन चेहरा होगा, ये तो चुनाव जीतने के बाद की प्रक्रिया है। वो तो नेता, जैसे हम लोग विधायक हैं तो हम अपना नेता जो चुनते हैं सदन का, वो तो चुनाव के बाद चुनते हैं। अगर वो पहले से ही चुनाव हो जा रहा है तो फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या हुआ? फिर तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू कर देना चाहिए। लेकिन सर, जो ट्रेंड अभी वर्तमान में चल रहा है और जो लोग जिनको जिस चेहरे को देख के जैसे कि उन लोग वोट डालते हैं, वो पीएम का फेस ही रहता है। जैसे वर्तमान में मोदी। चलिए, ये मैं क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, हिंदुस्तान पार्लियामेंट्री है या प्रेसिडेंशियल है? सर, पार्लियामेंट्री है। तो अगर पार्लियामेंट्री है तो हमें अपने पार्लियामेंट के एमपी को देखना है। तो जो सिस्टम हमारे संविधान में बनाया गया है हम तो उसी को फॉलो कर रहे हैं। अब बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, ये सवाल तो। ओके सर, तो जनता के पास जाके अपनी जो ये थॉट है उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं सर? जी हाँ, ये तो भाई हमें, अगर हमें किसी से काम पड़ता है, आपके क्षेत्र की बात है, तो मानी बात है,
कोई भी अगर पीएम कैंडिडेट है तो वो तो आपकी क्षेत्र की बात उठाएगा नहीं, आपके क्षेत्र की बात आपका लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठाएगा। और आप अगर जाके पता करें कि गुहार अहमद गल्ले ने पिछले 5 साल में कितने उन्होंने प्रश्न पूछे, तो उसका जवाब सामने आ जाएगा। कितनी बार लोगों ने उनको देखा, मेरे ख्याल से सबसे कम सवाल और सबसे कम बोलने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में उनका नाम होगा। ठीक सर, बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल सर, ये चुनाव से पहले तो हम इसके बारे में चर्चा किए थे, लेकिन एक बार अभी आपसे मुलाकात हुई तो एक बार और करते हैं। आने वाले 5 साल में आपके विज़न क्या होने वाले हैं अकलतरा को लेकर? मैंने अभी इस बीच में मैंने काफ़ी आपको उसके बारे में बताया भी है। इरिगेशन, जो प्रेजेंट इरिगेशन हो रहा है, कई जगह वो बंद है, कुछ वजह से पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उसको इरिगेट करना। कहीं ना कहीं जहाँ पर नहर है लेकिन ज़मीन का लेवल ऊपर नीचे होने की वजह से वहाँ पर नहीं हो पा रहा है, वहाँ लिफ्ट इरिगेशन की सुविधा प्रोवाइड करवाना। हमारे क्षेत्र में उद्योग भी हैं लेकिन पर्यटन में कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हैं। पर्यटन स्थलों को चिन्हांकित करके वहाँ पर उसको डेवलप करना मेरी प्राथमिकताएं होंगी, क्योंकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट की जब हम बात करें तभी कोई भी क्षेत्र हो, चाहे अकलतरा या छत्तीसगढ़, हम लोगों को कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर देखना होगा। और अकलतरा में हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे पास पर्यटन भी हैं, उद्योग भी हैं, हमारे पास जंगल भी है और हमारे पास इरिगेटेड लैंड्स भी हैं। तो एक बहुत अच्छा समीकरण है। तो इन चारों का समीकरण यदि बनता है, सभी डिपार्टमेंट्स का बनता है, तो एक क्षेत्र का एक ओवरऑल विकास हम लोग देख पाएंगे। ओके सर, बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। सर, हमारे माध्यम से क्षेत्र की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? चुनाव का समय है तो मैं हाथ जोड़कर सभी से ये निवेदन, प्रार्थना और आशीर्वाद मांगता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को मत दें, डॉक्टर शिव डहरिया जी को मत दें, और जो विश्वास पूरे ज़िले ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पर दिखाया है, वही आशीर्वाद एक बार दोबारा लोकसभा में देंगे, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है और यही मेरा निवेदन है। तो आपने सुना अकलतरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक तो आपने सुना अकलतरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक राघवेंद्र सिंह जी को, जिनका कहना है कि आने वाले 5 साल में जितने भी क्षेत्र है जहां विकास की ज़रूरत है वहां विकास करने का प्रयास करेंगे और बेहतर एक अकलतरा बनाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।